हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम। वैसे हाइड्रोजन एटम एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम में ज़्यादातर डेरिवेशंस होती है, थ्योरी होती है, वो यूजलेस होती है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ज़्यादातर चीज़ें स्किप करेंगे। जो जो हमारी मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिस एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब हमने कर लिए हैं, और इसके साथ हम PYQs भी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर मान लो एक क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, प्रोटॉन मान लो, ये प्रोटॉन है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का हमें कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ कि होते क्या है, कि आपको बेसिक बेसिक पता हो। तो जैसे हमारे XYZ तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, उसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में R थीटा फाई, ये तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन ट्रेस करने में हेल्पफुल होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब ये करते कैसे हैं, ये चीज़ समझो। सबसे पहले ये देखो कि मान लो किसी R रेडियस पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो इसकी जो जेड पर प्रोजेक्शन है, वो जेड पर प्रोजेक्शन क्या होगी, वो होगी R cos थीटा। ठीक है, मतलब जेड से ये रेडियस का जो एंगल है वो हम थीटा मानेंगे। इसी तरह अगर यहां पर आर cos थीटा है तो उसकी एक प्रोजेक्शन आएगी यहां पर एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, इस तरह से एक प्रोजेक्शन आएगी एक्स वाई प्लेन में, इसको हम कह देंगे आर साइन थीटा। अब ये जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, इसका हम एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स मानते हैं फाई। तो हमारा जो एक्स में इसकी प्रोजेक्शन है वो हो जाएगी आर साइन थीटा कोस फाई, और इसी तरह जो y में इसकी प्रोजेक्शन है वो आ जाएगी हमारी r साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, ये तीन मेन रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं अलग से लिख देता हूं। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, और हमारे पास y आ गया r साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, अब देखो, अब हम कन्वर्जन देखते हैं इसका हमारे कार्टेशियन में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आ भी जाएगा जब आप इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे राइट साइड में, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी बीच अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली इसको ऐड करते हैं, तो यहां क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाता है, कॉमन। ठीक है, इन दोनों में आर साइन थीटा है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये भी हमारा 1 हो गया। तो ये तो दो तो इंपॉर्टेंट रिलेशन पता होने चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा हमारा देखो, जैसे z इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, तो यहां पर हम कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम z अपॉन आर। ठीक है, इसी तरह हम जो ये साइन थीटा कोस फाई है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन आर, ये यहीं से आ जाएगा, या फिर साइन थीटा साइन फाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन आर। ठीक है, ये तीन हमारे पास ये रिलेशन है जिनसे ये तीन और रिलेशन निकल के आ जाते हैं। तो ये हमारे मेन मेन रिलेशंस थे कार्टेशियन और स्फेरिकल में, जो जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यहां पर रटने जैसी कोई चीज नहीं है, बस समझो इन चीजों को। उसके बाद हम बात करते हैं आर थीटा फाई इनकी। ठीक है, कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आर है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस। ठीक है, अब रेडियस की लिमिट क्या हो सकती है, रेडियस की जो हमारे पास लिमिट है, रेडियस मिनिमम कितना हो सकता है, 0। ठीक है, तो मिनिमम क्या हो गया, 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। तो इसकी लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब जो हमारा आर कोऑर्डिनेट है इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरह अगर हम हमारा कोऑर्डिनेट देखें थीटा, इसकी लिमिट क्या है, तो ये थीटा है हमारा, ये जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है कोई। ठीक है,
तो या तो ये जेड एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में होगा या फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब थीटा की जो लिमिट है वो आएगी हमारे पास 0 टू पाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फाई की। तो फाई एक हमारा ऐसा कोऑर्डिनेट है जो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ये है एक्स वाई प्लेन, मान लो ये एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन में ये कोई भी एंगल ले सकते हैं 0 से लेकर 2 पाई तक का। तो इसकी जो लिमिट है ये होगी हमारी 0 से 2 पाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स है, इसी तरह डिफाइन करते हैं। अब इन लिमिट्स को ऐसे क्यों डिफाइन किया गया है इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो, अब इसको ना थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, क्योंकि 3D में बनाना है लेकिन हमारे पास प्लेन 2D का है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे आर, थीटा और फाई इन तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज कर हम एक स्फेरिकल शेप बना पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ गया रेडियस। ये मान लो कोई भी आर रेडियस है। ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है 0 से और ये कहीं भी जा सकती है। रेडियस के बाद हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा। थीटा हमने देख लिया कि ये किसके अलोंग होता है, जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना दूं, ये जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और इसकी लिमिट्स क्या क्या होती है, 0 से लेकर पाई तक। तो 0 मतलब कि ये हमारा रेडियस यहां पर अलाइन हो जाएगा, और पाई का मतलब कि ये हमारा रेडियस ये इससे यहां पर जाके अलाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये रेडियस ने क्या मूव किया, ये रेडियस हमारा यहां से लेकर यहां तक ऐसे मूव किया। तो इसने इतना इतना एरिया कवर कर लिया एक सेमी सर्कुलर रीजन का, जिसमें हमारा आर कवर हो गया, थीटा कवर हो गया। ये दो चीजें किसमें कवर हो गई, हमारे सेमी सर्कुलर रीजन ने कवर कर ली। अब बात करते हैं हम फाई की। तो अब फाई में क्या है, फाई की लिमिट्स है हमारे पास 0 से 2 पाई। तो अब ये जो सेमी सर्कुलर रीजन है इसको ये एक्सिस के जेड एक्सिस से, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में थी, तो जेड एक्सिस से ऐसे 2 पाई रोटेट करवा दो। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये सेमी सर्कुलर रीजन था, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, और ये हमारी एक्सिस थी। तो इस एक्सिस के अराउंड हमने इसको पूरा ऐसे कर दिया, तो ये क्या बना लेगा, एक स्फेयर बना लेगा। ठीक है, ऐसे 2 पाई घूम के क्या बना लेगा, एक स्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम कोई भी स्फेयर जो अलग अलग रेडियस का हो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक के लिए तो इतनी नॉलेज काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कोई नॉलेज काम भी नहीं आनी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो अब हमारे मेन मुद्दे पर चलते हैं जो था हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है पोटेंशियल को श्रोडिंगर इक्वेशन में रखते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस बार हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं तो अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। वहां से हमारे पास सॉल्यूशन आता है साई एन एल एम एल। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम एल क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये चीज़ें आप एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हो, और इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ले लिया था एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके बारे में कोई नॉलेज होने की खास ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो सॉल्यूशन है ये दो पार्ट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आर एन एल, आर एन एल को हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट मतलब कि ये मेन रेडियस डिसाइड करता है हमारे स्फेरिकल शेल की, या जो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उनकी। दूसरा आता है वाई एल एम एल, ये कंपोनेंट है, ये एल और एम एल पर डिपेंड करता है, और ये क्या डिसाइड करता है, इसको एजीम्यूथल कंपोनेंट बोलते हैं, और ये थीटा फाई पर डिपेंड करता है। थीटा फाई बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, या फिर कहूं वेव फंक्शन ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, देखो एक स्फेयर में रेडियस तो क्या हो गई, आर हो गई, लेकिन जो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, वो थीटा फाई डिसाइड करता है। आर तो सिर्फ उसकी रेडियस बताते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेव फंक्शन ऑफ स्फेरिकल शेल कहते हैं, या इसको स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी कहते हैं। तो अब इन दो कंपोनेंट्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो देखो कि ये वाई एल एम एल होता क्या है, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वाई एल एम एल, ये हमारे पास कुछ नहीं होता, ये जो थीटा फाई है आपका, ये होता है हमारे पास एल एम एल स्टेट।
ठीक है, ये जो अभी अभी हम स्टेट पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में, वो यही होती है। ठीक है, इसी को स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। देखो, अब सबसे पहले जो वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो रेडियस पार्ट है ये आर एन एल, एन और एल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी एक जनरल फॉर्म होती है अलग अलग हमारी स्टेट्स के लिए। वो जनरल फॉर्म है 1/a0³ का अंडर रूट e⁻⁻r/na0। ठीक है, एन यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दो या स्टेट कह दो, तो ये जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर a0 क्या है, a0 है हमारी बोहर रेडियस, बोहर रेडियस। ठीक है, इसको हम लिखते हैं h⁻² ये आता कहाँ से है, एटॉमिक फिजिक्स से आता है। जैसे एटॉमिक फिजिक्स में आप आर एन लिखते हो, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हो, n²h²/4π² kZe²μ। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, बोहर रेडियस मतलब हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की रेडियस। तो वहां पर हमारा n1 हो जाएगा। ठीक है, z1 हो जाएगा। k जो कांस्टेंट है वो हमारा ऐसा यूनिट में 1 होता ही होता है। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, h²/4π², h²/4π², इसको हम क्या लिख सकते हैं, h²। तो ये जो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट है जिसको हमने a0 लिख दिया, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी h²/μe², इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब इस अगर वेव फंक्शन को हम ध्यान से देखें, आर एन एल क्या है, वेव फंक्शन का एक पार्ट है, तो ये क्या है, साई, ये भी एक तरह से वेव फंक्शन है। अब इस वेव फंक्शन पर देखो कि जब रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, तो ये जो आर एन एल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो होना भी चाहिए। ठीक है, हमारा वेव फंक्शन इन्फिनिटी पर, मतलब इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी या उसके रेडियस की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये चीज़ बता रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, स्टेट्स ड्रॉ करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे हाइड्रोजन एटम में कि स्टेट्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए, मतलब ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए, उनके बेसिस पर हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स मतलब कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, उसका फॉर्मूला है हमारे पास n-l-1। सेकेंड चीज कि अगर l इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो ग्राफ है विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हमारा l डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टेट्स लिखते हैं। ठीक है, स्टेट्स में देखो ये जो हमारा L है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जैसे S P D F ये लिखते हो ना, तो S के लिए क्या होता है L0, P के लिए L1, D के लिए L2, F के लिए L3। ठीक है, तो L की ये वैल्यूज होती है अलग अलग शेल्स के लिए, तो ये बस शेल रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 1s स्टेट की। ठीक है, मतलब तो ये हो जाएगा R10। ठीक है, इसको कहते हैं 1s स्टेट। 1s स्टेट क्यों, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो ये s दे देगा और ये 1, n की वैल्यू 1 तो 1। ठीक है, अब इसमें नोड्स कितनी हो जाएगी, नोड्स इसमें आ जाएगी 0, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा R10 और यहां पर आएगा हमारा R/a0। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 0 है, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से।
मैक्सिमम से ग्राफ स्टार्ट करेंगे और एक कंडीशन हमें क्या पता थी कि व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी r10 टेंड्स टू 0, ठीक है, rn, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल डिके की तरह। और इसकी जो जनरल फॉर्म है r10 की वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/a0³ e⁻⁻r/a0, ठीक है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं बता दूं, ये होता है इक्वल टू 2/a0, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटा के ये कांस्टेंट लग जाता है 2/a0³ e⁻⁻r/a0। याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर हम सेकंड बात करते हैं। यहां पर हम देखेंगे r20। r20 मतलब ये क्या हो गया, 2s स्टेट। 2s स्टेट का मतलब यहां पर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू यहां पर 0 है। तो नोड्स कितनी आ गई यहां पर, n माइनस l माइनस 1 करके नोड्स आ गई 1। मतलब ये एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो इसको भी बना लेते हैं। ये आ गया r/a0 और ये आ गया हमारा r20। l इज इक्वल टू 0 है तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा और इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब अगर इसकी जनरल फॉर्म हमें लिखनी हो तो वो क्या लिखेंगे, r20 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0³ e⁻⁻r/a0। अब देखो, अब इसकी इक्वेशन में हमें एक पॉइंट और डालना है। वो पॉइंट क्या डालना है कि इसमें ये 0 भी हो रहा है कहीं बीच में एक पॉइंट पर जाके, तो उसको हम, और ये r/2a0 आएगा, ठीक है, r/na0, तो उसको हम लिख देते हैं 1 माइनस r/2a0, ठीक है। यहां पर कुछ कांस्टेंट है उसको 1 कर दिया, ठीक है। मतलब कि किसी ना किसी कांस्टेंट पर हमारा ये ग्राफ 0 भी होगा, तो उस 0 बनाने के लिए हमने ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया टर्म, ठीक है। तो ये हो गई 2s स्टेट। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अलावा कौन सी पॉसिबल है, थर्ड नंबर पर r(21). 21 मतलब हमारी आ गई 2p स्टेट। 2p स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। तो यहां पर नोड्स कितनी आ गई, नोड्स आ गई 0। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो, अब l इज इक्वल टू क्या है, 1। इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और नोड्स कोई है नहीं, एट द एंड हमें जाना है इन्फिनिटी। तो ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, r/a0 और ये क्या है हमारा r21, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे r21 की। तो ये क्या है, 1/a0³, ठीक है, e⁻⁻r/2a0, na0 आता है। और हमें पता है कि 0 पर ग्राफ 0 होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक 0 डाल देंगे यहां पर, एक r/2a0 ऐसे, बस, ठीक है। अब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये स्टेट बन गई। अब कुछ और स्टेट्स देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट मान लो हमारी r30। 30 मतलब हमारी 3s स्टेट। यहां पर क्या होगा हमारा, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। तो नोड्स कितनी आ गई, नोड्स आ गई हमारे पास 2, ठीक है, 2 नोड्स आ गई। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये r30 हो गया, ये r/a0 आ गया। 2 बार नोड्स बनानी है। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, l इज इक्वल टू 0 है तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। तो ये एक नोड आ गई, ये दूसरी नोड आ गई, और ये चला गया हमारा ग्राफ 0 पर। अब क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसे पहले 1/a0³, और ये आ जाएगा e⁻⁻r/3a0, ठीक है। अब यहां पर खास बात देखो कि 2 बार ग्राफ 0, मतलब इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहां पर कुछ नहीं है, बस एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दो, ar² प्लस br प्लस c, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, 2 बार 0 होगा, तो वो 2 0 इन दोनों को डिनोट कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन लिखनी है हमें, ठीक है। अब इसी तरह हम अगर नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं, वो हो जाएगी हमारी r31। 31 मतलब 3p स्टेट।
3p स्टेट में हमारा n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है, तो नोड्स कितनी आ जाएगी, नोड्स आ जाएगी हमारे पास एक। तो अब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये बना दिया मैंने r अपॉन a नोड, ये बना दिया मैंने r31, ठीक है। तो अब देखो l इज इक्वल टू 1 है, मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा हमारा 0 से। एक नोड बनानी है तो ये बना दी एक नोड, और ये एंड में चला गया 0। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो ये है r31 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नोड क्यूब, ठीक है। और ये हमारा आ गया e टू दी पावर माइनस r अपॉन 3 ए नोड, ठीक है। एक हमारा बीच में जाके 0 हो रहा है, बीच में जाके 0 हो रहा है तो उसके लिए हमारा 1 माइनस r अपॉन 3 ए नोड, और एक हमारा 0 पर भी 0 होना चाहिए तो उसके लिए हमारा r अपॉन 3 ए नोड, ठीक है। ये दोनों तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। एक बार ये 0 किसको डिनोट कर रहा है, ये यहां पर कहीं 0 होने को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, r इज इक्वल टू 0 पर 0 होने को, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन आपको होपफुली समझ आ गए होंगे। एक और स्टेट बना लेते हैं, लास्ट है बस, ठीक है। ये समझ आ गया तो हाइड्रोजन एटम आपका लगभग हो गया, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ज्यादा। लास्ट स्टेट है हमारी R32, 32 मतलब हमारी 3D स्टेट, ठीक है। यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, तो हमारी जो नोड्स आ गई वो आ गई 0। नोड्स 0 आ गई तो इस ग्राफ को जब बनाएंगे तो ये कैसे होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, कोई नोड नहीं है, एट द एंड हमारा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये R32 और ये r अपॉन ए नोट, तो ये आ गया ग्राफ। तो अब जब ये R32 का हम वेव फंक्शन लिखेंगे तो ये 1 अपॉन ए नोट क्यूब e टू दी पावर माइनस r अपॉन 3 ए नोट। अब ये 0 पर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये r अपॉन 3 ए नोट। लेकिन बात क्या है कि इसके टेक्निकली दो सॉल्यूशन होने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि जब से हम r इज इक्वल टू 3 का कर रहे हैं हमने देख लिया कि इसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इस सॉल्यूशन का होल स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन 2 है, क्वाड्रेटिक टर्म है, लेकिन दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या है, 0, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंस के लिए था ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ कैसे इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा R32, ये हमारा रेडियल पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, ठीक है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, बस रेडियस के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन एट रेडियस r। अब हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन होता है साई, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, साई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह यहां पर जो रेडियल वेव फंक्शन है वो क्या है, RNL, ठीक है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी RNL और इसका स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये भी एक पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारा फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये किसी एक पॉइंट के लिए होता था, ठीक है। यहां बात हो रही है रेडियस की। हम कोई भी स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे कोई स्फीयर ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर रेडियस मतलब इस रेडियस r पर, तो ये जो रेडियस r है सेंटर से, ये स्फीयर का ये पूरा सरफेस एरिया कवर करता है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट भी सेंटर से r रेडियस पर होगा, ये पॉइंट भी r, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया है r रेडियस पर, ये सारा का सारा कहां पर होगा, सेंटर से r रेडियस पर। तो इस बार हमें पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, इस बार हमें पूरे सरफेस एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये तो एक पॉइंट के लिए है, तो इसको क्या कर देते हैं हम 4πr², इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये जो हमारी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RNL का होल स्क्वायर r², ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की, ठीक है। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में हमें पता है कि जो रेडियस था वो क्या था, वो था 2 अपॉन अंडर रूट ए नोड क्यूब e टू दी पावर माइनस r अपॉन ए नोड,
ठीक है, ये इसीलिए अलग से बताया था क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो गई यहाँ पर P10 के लिए, P10 के लिए हो गई ये हमारी 4/A0³ e⁻⁻²R/A0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4πr²। ये पूरी की पूरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी किसी रेडियस r के लिए। अब अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट करना चाहूँ, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए, तो प्लॉट कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। ये हमारा P10 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये रेडियस r। तो ये धीरे धीरे पहले r इज इक्वल टू 0, देखो r इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, P10 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, r इज इक्वल टू 0 रखती। इसी तरह जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो भी ये क्या है, 0 की तरफ जाएगा इनफाइनाइट पर भी, क्योंकि ये देखो e⁻∞ बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ऐसे 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो अब हमें पता लग रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम होगी, ठीक है, पी मैक्स। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करके हम क्या करेंगे, dp/dr इज इक्वल टू 0 कर देंगे और वहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वहाँ से r की वैल्यू क्या निकालेंगे, वो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A0, ठीक है। ये बच्चों वाला काम है, खुद कर लेना, होमवर्क में मान लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, बस dp/dr को 0 कर देना। तो इसका मतलब एट r इज इक्वल टू A0 ग्राउंड स्टेट में हमारे पास मतलब कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोहर रेडियस जो हमारा A0 होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम। ये बता रहा है ये इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 है। 1 तो इस पूरे की होएगी, लाइक टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यहां A0 पर मैक्सिमम है, कितनी है वो देख लेते हैं। उससे पहले एक और चीज देखो, ये है ओरिजिन, ये है r इज इक्वल टू A0 और ये है r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां पर ये जो A0 है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस प्रोबेबिलिटी के रीजन को। सबसे पहला रीजन है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए 0 से A0 P10। इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन बता रहा है कि बोहर सेंटर से लेकर बोहर रेडियस तक हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 0.32, ठीक है। और यहीं पर सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो बोहर रेडियस है वहां से लेकर इनफाइनाइट, मतलब बोहर रेडियस के बाहर आगे जाकर कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके मिलने की, ये वाला रीजन, ठीक है, सेकंड रीजन P10। तो ये है हमारी 0.68, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए अगर कभी पूछ लिया। ये पॉइंट भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट के लिए जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पॉइंट है वो क्या है, वो है r इज इक्वल टू A0, जिसको हम कहते हैं बोहर रेडियस, ठीक है। तो ये हमारा मेन कंप्लीट हो गया। यहीं से आपके मेन क्वेश्चन बनेंगे अगर हाइड्रोजन एटम से क्वेश्चन आएंगे तो। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो नोट डाल के लिखना। ये अलग पॉइंट है जो डायरेक्ट ही पता होने चाहिए, इन पर क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहली बात तो कि हमने ये जो P10 लिखा है, ठीक है, ये R10, एक चीज क्लियर कर देते हैं, ये R10 है जो, ये क्या है, सिर्फ रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का, ठीक है। अगर आपको ग्राउंड स्टेट के लिए कंप्लीट वेव फंक्शन लिखना है तो ग्राउंड स्टेट के लिए मैं कंप्लीट वेव फंक्शन यहां पर लिख देता हूं, उसको हम निकालेंगे भी बाद में, लेकिन एक बार देख लो, साई ऑफ ग्राउंड स्टेट वो है 1/πA0³ e⁻⁻r/A0, ठीक है। ये क्या होता है हमारा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, ग्राउंड वेव फंक्शन के दो पार्ट थे, एक r और एक y। r की वैल्यू हमें पता है, y की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2π, ठीक है।
तो हमने बस ये जो आर का फंक्शन था इसमें 1/√2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1/√2 पाई कहाँ पे जाता है, ये वाई को सॉल्व करके आता है। वाई को अभी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वाई हमारे सिलेबस में नहीं है सॉल्व करना ज़्यादा, मैं आपको बस उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, तो ये लिख लो, ये है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो हम आर और वाई को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं डीजनरेसी ऑफ nth स्टेट की। डीजनरेसी ऑफ nth स्टेट, ठीक है, जैसे n = 1 हमारे पास ग्राउंड स्टेट हो गया, n = 2 हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, n = 3 हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो इसके अंदर टोटल कितने एनर्जी लेवल होते हैं वो डिपेंड करता है L पर। ठीक है, जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेट है n = 1, ठीक है, वहां पर क्या होता है L = 0, तो यहाँ पर टोटल लेवल कितना है 1। इसी तरह जो हमारी सेकंड स्टेट है n = 2, वहां पर L = 0 भी हो सकता है, L = 1 भी हो सकता है। L = 1 के लिए ml हमारा 1 0 -1 तीन वैल्यू ले सकता है, तो एक ये लेवल हो गया, तीन ये लेवल हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4 लेवल। इसी तरह हमारा n = 3 में L = 0, L = 1, L = 2 और इसके लिए हमारा ml वैल्यूज़ भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ml 0 होगा, तो ये सिंगल लेवल। इसका मतलब हमारी एक जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या फिर हमारा एक जो ऑर्बिटल है वो फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसी को डीजनरेसी कहते हैं। डीजनरेसी का मतलब एक सिंगल हमारा एनर्जी लेवल आगे फर्दर कितने लेवल्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, वो होता है इसकी जो डीजनरेसी है ऑफ nth स्टेट, वो होती है n²। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 में कितनी थी 1, 2 में कितने लेवल है 4, 3 में कितने लेवल आएंगे 9 लेवल आएंगे, एंड सो ऑन। ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। वैसे थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं होता, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ये लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ nth स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी अपने ग्राउंड स्टेट के लिए देखा, ग्राउंड स्टेट के लिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या था a0। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का मतलब वो डिस्टेंस जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो अब मान लो वहां पर ग्राउंड स्टेट ना देके कुछ nth स्टेट दिया होता, तो वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस की वैल्यू होती है n² a0। ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जो n = 1 होता है उसके लिए a0, सेकेंड स्टेट जो n = 2 होता है उसके लिए 4 a0। ठीक है, इस तरह से ऑन। ये वैसे ट्रिक है एक, ठीक है, ये ट्रिक है जो आपके लग जाएगी। इस पर हम एग्जांपल्स भी करेंगे, यहाँ पर जितने भी चीज़ें या पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है सभी पर एग्जांपल करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। उसके अलावा एक और पॉइंट, हम बात करते हैं हमारी एवरेज एनर्जी की, या फिर टोटल एनर्जी, कुछ भी मान लो, एवरेज एनर्जी मान लो, टोटल एनर्जी मान लो। अभी हम एवरेज एनर्जी को डिस्कस करते हैं, या एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह दो हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an और हमारे पास pn। ठीक है, यहाँ पर pn क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, मल्टीपल स्टेट्स होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट, और an क्या है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, बेसिक से हमने पढ़ा था। तो अब ये आइगन वैल्यू आती कहाँ से है, आइगन वैल्यू आती है कि हम हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी ऑपरेटर हमारे वेव फंक्शन पर ऑपरेट कराता है, तो ये हमें देता है कुछ an साई। इसको an भी लिख सकती हो, इसको en भी लिख सकते हो, इस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर en लिख लो, एनर्जी आइगन वैल्यू en लिख लो। ठीक है, nth स्टेट की एनर्जी हो गई है। अब हाइड्रोजन एटम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी आता है, 11th 12th में भी आता है। ठीक है, तो एनर्जी होती क्या है, वो होती है -13.6। ठीक है, और हमारा Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ गया साई। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारी एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जेड से तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होता है 1 होता है, एक ही प्रोटॉन होएगा, तो इसकी तो दिक्कत है ही नहीं।
अब देखो ये जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी। तो नोट डाल के ये पॉइंट लिख लेना चौथे में कि जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की वो ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन एन, डिपेंड ऑन एन। ठीक है, कि एन इज इक्वल टू 1 में -13.6, एन इज इक्वल टू 2 में -3.4, एन इज इक्वल टू 3 में इसी तरह सो ऑन। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक और शायद पॉइंट रह गया, हाँ एक और पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है अनसर्टेनिटी इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है हमारे पास, डेल्टा आर। ठीक है, अब वैसे तो देखो डेल्टा आर को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें वेव फंक्शन चाहिए ग्राउंड स्टेट का, वो हमें पता है, वो क्या है 1/πa0³ e⁻r/-r, पता है हमें ये चीज़। उसके अलावा जो डेल्टा आर होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर ले लो, r² - r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r² और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r का होल स्क्वायर, ये दो चीज़ें सॉल्व करनी है। तो या तो आप इसको इंटीग्रेशन मेथड से करो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसका इंटीग्रेशन करो, या फिर इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स क्या होती है वो लिख लो, ये ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बस आपके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एक बात देखो, ये आपको पता ही होना चाहिए, अनसर्टेनिटी इन ग्राउंड स्टेट डेल्टा आर वो कितनी होती है, वो होती है a0। ये आपको डायरेक्ट पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक्स तो मैं बस फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सबसे पहली ट्रिक देखो, ये है NL। ठीक है, ये स्टेट लिखी है, जैसे कि हमारे पास ये एवरेज ऑफ आर है, तो ये जो वेव फंक्शन है ये कैसे लिखते हैं हम, ये लिखते हैं NL R NL, इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा वेव फंक्शन है R ये NL पर डिपेंड करता है, तो इस तरह से हम स्टेट लिखते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ R फॉर NL एंड L, ठीक है, ये क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले R इनवर्स लिख लो 1/r। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/n² a0। उसके बाद सेकंड नंबर आ गया, वो आ गया हमारे पास NL 1/r² NL। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2/n³ a0², और ये आ गया 2l+1। ठीक है, इसी तरह थर्ड नंबर पे हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ R, ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास a0/2 3n² - l+1। ठीक है, फोर्थ आ गया हमारे पास NL r² NL। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास a0² n²/2, और ये होता है 5n² प्लस 5n² - 3l l+1 +1। ठीक है, ये चार चीज़ें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई स्टेट है हमारे पास जिसका n और l पता है हमें, तो उसके लिए 1/r की एवरेज वैल्यू क्या होगी, शॉर्टकट 1/r² की क्या होगी, r की क्या होगी और r² की क्या होगी। इसमें से अगर आपको याद करना है, थोड़ा शौक है याद करने का, तो एक ये और एक ये दो वैल्यूज़ याद कर लेना। बाकी मैंने क्यों लिखवाई है, बाकी इसलिए लिखवाई है कि अगर किसी को ये निकालनी हो ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट क्या होती है हमारी, ग्राउंड स्टेट होती है n = 1 l = 0। तो n = 1 l = 0 पुट करो, और जो डेल्टा आर अनसर्टेनिटी इन ग्राउंड स्टेट है वो क्या आ जाएगी, r² - r का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो, ये r² रहा और ये r, इसको निकाल के इसका होल स्क्वायर कर देना बाद में ऐसे। ठीक है, और उसका अंडर रूट ले लेना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फॉर ग्राउंड स्टेट, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी a0। ठीक है,
तो इसको नोट कर लो, ये पॉइंट्स इनफ है, मोर देन इनफ है ये पॉइंट्स। अब हम फिर से अपने आ जाते हैं वाई एल एम एल पर। अब ये जो वाई है ये हमारे सिलेबस में कुछ खास है नहीं, थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब देखो, अब ये वाई किसका फंक्शन था, थीटा फाई का। इसमें हम क्या करते हैं, फिर से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाते हैं, थीटा कंपोनेंट और फाई कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ये सारे कंपोनेंट अलग क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर, थीटा और फाई ये तीनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसीलिए हम इन पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा पा रहे हैं और ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमें अलग अलग मिल रहे हैं। जैसे एक्स वाई जेड हमारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक दूसरे से, वैसे ही आर थीटा फाई भी क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब ये फाई एम एल, इस पार्ट को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। जो ये फाई एम एल है ये सिर्फ एम एल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2π e टू द पावर आयोटा एम एल फाई। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है, वाई एम एल क्या है, अनदर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एक आर था एक वाई था। अब वाई में जो वेव फंक्शन के दो पार्ट थे थीटा फाई, उनको अलग अलग करके लिख लिया, उसमें हम फाई वाले पार्ट को लिख रहे हैं ये। अब यहाँ पर नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि ये फाई में ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, एम एल तो जीरो होता है, एम एल जीरो होता है तो फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, फाई की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/√2π, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, फाई रिप्रेजेंट करता है 0 से 2π लिमिट। तो 0 से 2π मतलब एक सर्कल ऐसे, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया और ये सर्कल की क्या होगी, ग्राउंड स्टेट हो गई 0 से 2π लिमिट। तो अभी अभी हमने ग्राउंड स्टेट के लिए जो फाई इज इक्वल टू 1/√2π निकाला है, ये क्या है, ये है हमारा वेव फंक्शन ऑफ रिंग। रिंग बोल दो, सर्कल बोल दो, ठीक है, या 0 से 2π का एक सर्कल बोल दो, रिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेव फंक्शन ऑफ रिंग क्या होती है। तो वेव फंक्शन ऑफ रिंग का फॉर्मूला है 1/√2π, बस, ठीक है। एम एल इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो ये बन जाएगा, ये देख लो। और इसकी जो बाकी स्टेट्स होती है, जो इसकी हायर स्टेट्स होती है फाई की, वो क्या होती है 1/√2π, और e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एम एल फाई प्लस आयोटा साइन एम एल फाई, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह की स्टेट्स, अगर आपको वेव फंक्शन में इसकी स्टेट्स दिखे मतलब हमारे पास क्या है, एम एल नॉन जीरो है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा पता होने का ज़रूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट ये था जो नोट में लिखवाए है, ये डिस्कस करना था बस। देखिए ये तो ऐसे ही है, बता दिया, ठीक है। ये तो आपके सिलेबस में थी चीज़ें। अब अगर थोड़ा सा किसी को वाई के बारे में जानना है तो हल्का हल्का बता देता हूँ। अब जो ये हमारा वाई एल एम एल है, कंप्लीट की बात कर रहे हैं, थीटा फाई, ये होता क्या एक्चुअली। तो इसमें सबसे पहले तो आता है अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एल एम एल, ठीक है। ये एक्चुअली होता है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई मैथ वाला होगा तो उसकी तो आत्मा मर गई होगी कि सर पहले तो आपने इसको फंक्शन बोला, बाद में कॉन्स्टेंट बोल दिया। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, एल एम एल की अलग अलग वैल्यूज़ पर वैल्यू अलग होएगी, लेकिन एट द एंड कॉन्स्टेंट ही बनेगा ये, ठीक है। हो सकता है 2, 5, 7 इस तरह की वैल्यूज़ आएगी, वेरिएबल नहीं होगा ये एट द एंड, ठीक है। तो एल और एम एल के डिपेंड करने वाला एक कॉन्स्टेंट, जिसकी अलग अलग एम एल और एल के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आएगी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आती है दूसरी चीज़, -1 की पावर एम एल पी एल एम एल कोस थीटा, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट इसका ये हो गया, और थर्ड और लास्ट पार्ट होता है इसका e टू द पावर आयोटा एम एल फाई। ये वाला पार्ट कौन देता है, ये वाला पार्ट देता है ये फाई वाला। तो ये हमारे पास पूरी शक्ल है वाई एल एम एल की, जिसमें हमें इस कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो ही चुका है। तो बस हमें देखना है कि ये क्या चीज़ होती है। तो देखो ये जो हमारा p है ये क्या है, लेजेंडरे पोलिनोमियल, लेजेंडरे पोलिनोमियल,
जिसको आप जानते हो पी एन एक्स के नाम से। अगर आपको लेजेंडरी पॉलिनोमियल आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लेजेंडरी पॉलिनोमियल नहीं आता मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। इससे जितना मैं बता रहा हूँ बस उससे ज़्यादा आपको कभी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पी एन एक्स है उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है। सबसे पहले तो पी नोड, मतलब एक तरह से नोड मतलब ग्राउंड स्टेट आ गई, एक्स पी जीरो एक्स, उसकी वैल्यू होती है हमेशा ही 1। इसी तरह पी वन एक्स, उसकी वैल्यू होती है एक्स, और फिर आता है पी टू एक्स, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 ऑफ 3x² - 1। ठीक है, ये हो गया पहली चीज़। अब अगर यहाँ पर हम क्या करें, पी एल के साथ यहाँ पर एम एल लगा दे, मान लो ये कुछ पी एन एक्स था और यहाँ पर हम एम लगा दें, तो ये एम लगने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कितनी बार, एम टाइम्स, मतलब जितनी ऊपर एम की वैल्यू उतनी बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अब ये जो 2 पॉइंट्स है, इस लॉजिक से हम ये पॉइंट देखते हैं कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम -1 की पावर एम एल पी एल एम एल कोस थीटा, इसकी वैल्यूज देख रहे हैं क्या होगी। ठीक है, तो देखो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं L इज इक्वल टू 0 की। L इज इक्वल टू 0 में हमारा एम एल इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या है P00, और ये क्या बन गया कोस थीटा। अब आपको पता है P नोड एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो बस दिक्कत ही नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा सेकंड में क्या है, L इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले देखो एम एल इज इक्वल टू 0, ये केस ले लिया, तो एम एल इज इक्वल टू 0 केस लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा P10 कोस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, P1 x होता है, मतलब P1 कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब यहीं पर इसका सेकंड केस ले लिया, एम एल इज इक्वल टू कुछ भी 1 ±1 या सिर्फ 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये P11 कोस थीटा। वहां पर हम क्या करेंगे, अब इस यहां पर 1 लग गया, मतलब इस कोस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट, तो ये क्या आ जाएगा -sin थीटा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज आ रही है ये -1 की पावर एम एल इंक्लूड करके वैल्यूज आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, L इज इक्वल टू 2 का, तो सबसे पहले आ जाता है एम एल इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा P20 कोस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये आ गया 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो, अब हम देखते हैं P21 कोस थीटा। ठीक है, अब मतलब इसमें कोस थीटा को वेरिएबल है, उसको थीटा से डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 1/2 × 3 कोस थीटा, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन -sin थीटा। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया, तो इसका आंसर बच गया हमारे पास -3 कोस थीटा sin थीटा। ठीक है, इसी तरह P2 और ये एम एल की वैल्यू 2 कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या है कि कोस थीटा भी है साइन थीटा भी है, लेकिन हमें वेरिएबल सिर्फ कोस थीटा को मानना है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, तो फिर से अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, कोस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट, वो साइन थीटा बन जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, -1 की पावर एम एल पी एल एम एल कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा क्या था हमारे पास, इसके अलावा कांस्टेंट था, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, और e⁻ आयोटा एम एल फाई, ये किसकी है, फाई की वैल्यू, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये इनफ है आपके लिए जानना। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले देखो, एक नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। ठीक है,
कि हमने जब रेडियल नोड्स की बात की थी आर एन एल, उसमें जो हम नोड्स थी उसका फॉर्मूला लिखा था n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, ये कब था? जब हमने आर एन एल की बात की थी। लेकिन जब हम साई मतलब कंप्लीट वेव फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, एक और कंसेप्ट आता है एंगुलर नोड्स का। ठीक है, एंगुलर नोड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एल। ठीक है, तो जब साई होगा उसमें टोटल नोड्स होएगी, टोटल नोड्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एन माइनस वन। ठीक है, तो आर एन एल में मतलब रेडियल पार्ट में जो नोड्स का फॉर्मूला है वो, और जो वेव फंक्शन में नोड्स का फॉर्मूला है वो, उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग हो जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के लिए काम आ रहे हैं। साई क्या है? हमारा वेव फंक्शन का एक टोटल पार्ट है और आर एन एल बस रेडियल पार्ट है। ठीक है, जो हमारा साई है वो आर एन एल की नोड्स भी कंटेन करेगा और वाई की नोड्स भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नोड्स हो गई, उसकी वैल्यू हो गई n माइनस वन। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम प्रैक्टिस एग्जांपल्स कर लेते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा अब तक जो भी पढ़ा है वो कैसे यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करो पॉज करके। ठीक है, आप यहीं से प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा बढ़िया बात है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो इसने क्या पूछा है, वेव फंक्शन दिया हुआ है और फाइंड पैरिटी ऑफ सिस्टम इन दिस स्टेट, पैरिटी की बात करी है। अब जिन्होंने पार्टिकल न्यूक्लियर का थोड़ा बहुत आइडिया है उनको पैरिटी के पता है। पैरिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ, माइनस वन की पावर एल। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता था तो ये लिख दिया है, अब एक बार पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, हमारे पास एक टर्म आ रही है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास कब आता है? जब हमारे पास एल इज इक्वल टू वन, एम इज इक्वल टू वन होता है। एल इज इक्वल टू वन क्या देता है? कॉस थीटा। और एम इज इक्वल टू वन क्या देता है? कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आता है? एल इज इक्वल टू वन से। तो यहां पर एल की वैल्यू वन है, मतलब माइनस वन की पावर वन, तो इसकी पैरिटी क्या है? माइनस वन, मतलब नेगेटिव पैरिटी, नेगेटिव पैरिटी। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो, सेकंड और थर्ड को एक साथ ही कर लो पॉज करके, फिर सॉल्यूशन देख लेना। तो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें n इज इक्वल टू फोर दिया हुआ है और पूछा है डीजनरेसी। डीजनरेसी का मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था n स्क्वायर, तो यहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 आंसर। ठीक है, ये बी ऑप्शन आ जाएगा 16। इसी तरह इसने कहा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक हाइड्रोजेनिक स्टेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट आर इज इक्वल टू जीरो इज। ठीक है, ये आपको स्टेट्स दी हुई है, तो इसमें ट्राई करो एक बारी। तो देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? वो है हमारे पास आर एन एल, इसका होल स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे, वो यहाँ पर आर एन एल वाली वैल्यूज निकालना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो आर इज इक्वल टू जीरो पर जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ही जीरो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो डायरेक्ट आर टर्म आ रही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो इन वन स्टेट, जीरो इन ये, जीरो इन ये, तो इसके तीनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करो। तो देखो फोर्थ में क्या दिया हुआ है हमें? वेव फंक्शन दिया हुआ है, कंप्लीट वेव फंक्शन। ठीक है, सिर्फ आर एन एल नहीं दिया हुआ, कंप्लीट वेव फंक्शन दिया है। कंप्लीट वेव फंक्शन में हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर e टू द पावर माइनस आर अपॉन टू ए नोड, यहाँ पर भी आर अपॉन टू ए नोड वाली टर्म आई है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है जी, n इज इक्वल टू टू है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक कोस थीटा की टर्म आई है। कोस थीटा की टर्म क्या होती कब आती है? जब हमारे पास l इज इक्वल टू वन होता है और m इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू टू, l इज इक्वल टू वन और m इज इक्वल टू जीरो,
ये हमारे पास क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये बिल्कुल सिमिलर वेव फंक्शन हमने R20 में लिखा था, जहाँ पर n इज इक्वल टू 2 था, L इज इक्वल टू 0 था, और जो हमारी नोड्स थी वो 1 थी। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये टर्म क्या बता रही है, ये टर्म बता रही है 1 नोड। अगर कुछ लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो उनकी गलती ये है कि इन्होंने टोटल वेव फंक्शन दिया है साई। ठीक है, साई यहाँ पर टोटल वेव फंक्शन दिया है, तो टोटल वेव फंक्शन में यहाँ पर नोड एक होगी किसकी, एंगुलर की, L इज इक्वल टू 1 की। ठीक है, और रेडियल नोड होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये एक नोड यहाँ से आएगी और जो रेडियल नोड है वो 0 होगी। तो कुछ लोगों ने सिर्फ आर वाली अगर टर्म देख ली होगी तो वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर तो नोड होनी नहीं चाहिए थी, कहाँ से आ गई, तो वो आई है टोटल वेव फंक्शन से। किसी को नहीं समझ आया तो एक बार थोड़ा चीज़ें रिवाइज करो, देखो डायग्राम्स और समझो। ठीक है, फिर भी अगर किसी को नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है हमारे पास 100 NLM। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो उसमें जब हम ए ऑप्शन देखते हैं तो ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, LXLY का कॉम्यूटेटर, तो ये साफ साफ आ जाता है LXLY LZ। ठीक है, LZ और यहाँ पर 100 ये स्टेट है हमारे पास। तो LZ की वैल्यू क्या होती है, LZ की वैल्यू होती है MLH कट। ठीक है, यहाँ पर आयोटा एच कट LZ आता है, कोई बात नहीं, वो चल रहा है हमारा MLH कट। ML वैल्यू क्या है, ML वैल्यू है हमारे पास 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे इसके जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि J² किसकी बात करता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम J+1 की। L.S ये भी अलग चीज़ है, इसमें तो बहुत सारी टर्म्स आ जाती है। और SXSY किसकी बात करता है, SZ की। तो SZ हमारे पास क्या होता है, स्पिन हाफ होती है। ठीक है, लेकिन इसने 0 दिया है, तो बाकी सारे तो वैसे ही चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये J+1 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिन नॉन जीरो होती है हाइड्रोजन एटम की। और ये D भी 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पिन नॉन जीरो होती है, दोनों साइड स्पिन की वैल्यूज आ जाएगी। और L.S में भी सेम होगा, स्पिन की वैल्यूज आ जाएगी, नहीं L.S में अलग होगा। ठीक है, L.S का अभी आगे आएगा, ये अभी नहीं करवा रहा मैं, ये ऑप्शन छोड़ देना, ये ऑप्शन आपको अभी नहीं समझ आएगा, आगे आएगा इसका कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2, ये ट्राई करो दोनों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3p रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहा है, ये R। ठीक है, तो 3p में नोड्स कितनी होगी, 3 -1 -1, तो 1 नोड होगी। ठीक है, L इज इक्वल टू 1 है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होएगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और एक नोड बन रही है, ऐसा कौन सा है, ये बी ऑप्शन ही है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इंट्रिंसिक परमानेंट डाइपोल मोमेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की होती क्या है, एस क्या होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल स्टेट का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो सारी जगह क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ठीक है, पी जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या हो गया, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी 0। ठीक है, ये आपको बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, थोड़े से इलेक्ट्रोडाइनमिक्स का और हमारा ये स्टेट्स का जो कॉमन सेंस लगा सकता है वो इसको आराम से आंसर कर देगा। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको। देखो डाइपोल मोमेंट 0 कब नहीं होता, जब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, मतलब चार्ज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता और यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव होता इससे, ठीक है, तो इसको हम रिलेटिवली पॉजिटिव देख सकते हैं, इसको हम रिलेटिवली नेगेटिव देख सकते हैं, बाकी चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट बन जाता। डाइपोल मोमेंट के लिए चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एस जो स्फेरिकल शेप होती है, जो हमारी ग्राउंड स्टेट है, वहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का,
इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है। होपफुली यहां पर समझ आ गया होगा। अब ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो आप, ठीक है। तो ये जो छठा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, द रेडियल वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 0 ए नोड इज द बोहर रेट, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सीधी बात है, ये वेव फंक्शन किसका है, n इज इक्वल टू 1 वाला है। मोस्ट प्रोबेबल के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एक शॉर्टकट बताया हुआ है, n स्क्वायर ए नोड, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल। तो n की वैल्यू क्या है 1, तो इसका क्या आ जाएगा ए नोड आंसर, शॉर्टकट, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन, मैं पढ़ लेता हूँ इतनी देर। अच्छा ठीक है, तो इसने क्या दिया हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 हो गया, l इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसने एवरेज पूछा है 1/r स्क्वायर का, ठीक है। वो एवरेज क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, वो होता है n³ ए नोड स्क्वायर और 2l + 1, ठीक है। ये एवरेज होता है वो, ये 2 होता है, यहाँ पर क्या 2 होता है। तो देखो यहाँ पर n को 1 रखो, l को 0 रखो, तो ये क्या है 2/a नोड स्क्वायर, आंसर आ गया, डी ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। आसान था ये। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन सेंट्रल पोटेंशियल, ठीक है, वेयर ए इज नॉर्मलाइज क्वेश्चन, इफ गामा इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर फॉर वैल्यू ऑफ गामा, ओके। तो हमें वेव फंक्शन क्या दिया हुआ है, e⁻r/2a0 की फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2, और मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या होती है, वो होती है n² a0, तो ये आ गया 4a0 आंसर, ठीक है। तो गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू हो गई 4, आसान था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत द डिस्टेंस एट विच मोस्ट लाइकली टू फाउंड मतलब मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है e⁻r/2a0 है, ठीक है, सेम टू सेम है, n इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, n इज इक्वल टू 2 है, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या हो गई 4a0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस वाला तो काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। इतने मैं भी पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कुछ वेव फंक्शन दिया हुआ है और उसने पूछा है रेशियो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस अपॉन मीन डिस्टेंस, मीन मतलब एवरेज ऑफ आर, ये पूछा है। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस तो कहने की जरूरत ही नहीं है, 4a0 है, क्योंकि हमारा n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और मीन डिस्टेंस के लिए क्या है, मीन डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, एवरेज ऑफ आर का, ये होता है हमारे पास a0/2 3n² माइनस l + 1, ठीक है। और ये वेव फंक्शन देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई cos थीटा की टर्म नहीं है, कोई sin थीटा की टर्म नहीं है, मतलब l क्या है 0। तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ r क्या आएगा, वो आएगा a0/2 और ये 3n², तो 2 का स्क्वायर 4 12 और माइनस l + 1 0, तो ये क्या आ गया हमारा 6a0, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया,
रेशियो आ गया हमारा 4a0 अपॉन 6a0। तो ये क्या है 2/3 आंसर। क्या आ गया हमारा डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आसान था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना, CSIR नेट का था, इसलिए थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दो आप। दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, पॉज कर लिया होगा होपफुली। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है हमारा, ये सेंटर हो गया और ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होगी यहाँ से a0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ विद इन बोहर रेडियस। तो मतलब ये यहाँ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कहाँ की प्रोबेबिलिटी, r<a0 की। और सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके का है, वो r<a0 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हमने एक डायग्राम बनाया था, वहाँ पर ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी लिखी थी a0 की। तो यहाँ पर कहा था 32% यहाँ पर होता है, 68% यहाँ पर होता है। तो इसका 0.32 और इसका 0.68 आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो इसने पूछा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z कोऑर्डिनेट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसने बताया नहीं किस चीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसने बस कह दिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी चीज़ की। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह किसी भी चीज़ की। अब हमें पता है ग्राउंड स्टेट होती कैसी है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब सेंटर से बिल्कुल परफेक्टली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब भले ही एवरेज पोजीशन की बात करें, चार्ज या किसी भी चीज़ की बात करें, हमें एक बात पता है, अगर ये सेंटर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितना ऊपर है 0 से उतना ही नीचे है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सर्कल है, यहाँ पर ओरिजिन है z का। तो ये जितना इस सेंटर से ऊपर है, भले ही डिस्टेंस कह दो, भले ही चार्ज कह दो, उतना ही नीचे है, सेम टू सेम। तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो किसी भी z कॉम्पोनेंट में किसी भी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह हमारा सेम टू सेम x कॉम्पोनेंट में भी 0 रहेगी, y कॉम्पोनेंट में भी 0 रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली तो ये यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहा होगा। ठीक है, पोजीशन की। ये शायद थोड़ी भी स्प्रिंट है यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो एवरेज पोजीशन 0 पर आ जाएगी, क्योंकि जितना 0 से ऊपर है उतना ही 0 से नीचे है। और ये तीनों कोऑर्डिनेट के लिए ट्रू है, x के लिए भी, y के लिए भी, z के लिए भी। क्योंकि हमारे पता है जो s स्टेट होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल। थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं मैं, किसी को कंफ्यूज हो तो। ये देखो, यहां पर अगर पोजीशन की बात करें तो जितना 0 से ऊपर है उतना ही 0 से नीचे है। x में भी जितना 0 के इधर है उतना ही इधर है, और y में भी जितना इधर है उतना इधर है। तो दोनों साइड क्या है, एक दूसरे को ऑन एन एवरेज कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे, इनमें आपको हल्का सा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेट के क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार नेट के जो पुराने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी तो नेट में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पहले थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते थे, होने वाले से होते थे, तो उस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला है कि कोई ट्राई करना चाहते तो कर लो आराम से, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है भाई, इसने हमें वेव फंक्शन दिया ये वाला। ठीक है, ये वेव फंक्शन देके पूछा है कि ये किस चीज़ का आइगन फंक्शन होएगा। आइगन फंक्शन का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास ऑपरेटर है वो साई पर एक्ट करेगा, तो ये जो साई है ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये क्या रहना चाहिए, सेम, मतलब शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस ये तीनों चीज़ें दी है हमें। सबसे पहले क्या, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी ऑपरेटर, उसके बाद हमारा L स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद हमारा LZ। ये तीन हमारे ऑपरेटर हैं।
तो इसने पूछा है कि इस वेव फंक्शन पर ये तीनों ऑपरेटर जब एक्ट करेंगे तो किस में आइगन फंक्शन होगा। तो देखो हमारे पास स्टेट्स क्या है, साई 2 1 0, स्टेट्स अलग अलग लिख देता हूँ मैं, साई 2 1 -1 और ये आ गया साई 2 1 3। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, स्टेट्स हो गई। अब सबसे पहले जब एच इस पर एक्ट करेगा, इस स्टेट पर, तो ये क्या देगा, एच -13.6/n²। ठीक है, और ये साई ऐसा का ऐसा, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो ये 4, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, आइगन वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर भी एच कोई चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर भी एच कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है वो इस स्टेट पर जब एक्ट कर रहा है तो वो कोई चेंज नहीं ला रहा है यहाँ पर। ठीक है, हर बार, ठीक है, यहाँ पर भी -13.6/4 आ जाएगा और यहाँ पर भी -13.6/4 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों बार क्या है कि यहाँ पर कांस्टेंट सेम है, तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों जगह वो कॉमन आ जाएगी बाहर। ठीक है, तो वेव फंक्शन में क्या है, कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा L²। ठीक है, L² क्या होता है, L+1 H²। ठीक है, तो H की जगह सेम जब हमारा L² एक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी L², यहाँ पर भी L², यहाँ पर भी L², तो इसका भी L1 है, इसका भी L1 है, इसका भी L1 है, फिर से यहाँ पर क्या है, सेम वैल्यूज आएगी, सेम वैल्यूज। ठीक है, तो इनकी जब सेम आइगन वैल्यू आएगी वो फिर से क्या है, कॉमन आ जाएगी। कॉमन आ जाएगी तो इस वेव फंक्शन में अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, टोटल वेव फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, टोटल वेव फंक्शन है जिसके 3 पार्ट है। ठीक है, अब अगर तीनों पार्ट में हैमिल्टोनियन भी सेम वैल्यू दे रहा है, L² भी सेम वैल्यू दे रहा है, तो वो सेम टू सेम वैल्यू हमारी कॉमन आकर बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, देखो प्रॉब्लम आती है जब हम यहां पर मैं ये इरेज कर देता हूं, LZ एक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब LZ क्या होता है, MLH कट। अब इनकी ML वैल्यूज देखो, इसकी क्या है 0, इसकी क्या है -1, इसकी क्या है 3, तो ये क्या दे देगा, यहाँ पर 0, ये यहाँ पर -1 और ये यहाँ पर 3। ठीक है, तो इन स्टेट्स के साथ जो कांस्टेंट है वो अलग अलग आ जाएंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3। तो क्या ये कांस्टेंट्स बाहर आ पाएंगे कॉमन होके, आप एक बात समझो। ठीक है, नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो ये टोटल वेव फंक्शन क्या हो गया, ये जो हमारा साई टोटल वेव फंक्शन था ये तो चेंज हो गया, क्योंकि इसके क्या है, कांस्टेंट्स चेंज हो गए अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा H और L² थे वो तो आइगन फंक्शन थे, लेकिन LZ ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया काम। ठीक है, LZ ने वेव फंक्शंस चेंज नहीं किए, लेकिन इन वेव फंक्शन के साथ कांस्टेंट चेंज कर दिए। अब कांस्टेंट चेंज होने की वजह से ये जो हमारा मेन टारगेट था टोटल वेव फंक्शन, ये चेंज हो गया। ठीक है, यहां तक समझ रहे हो आप? तो इसको नोट कर लो, एक बार अपने हाथ से लिख के देखना, ढंग से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, देख के हर चीज़ समझ नहीं आती तब तक जब तक हम एक बार अपने हाथ से लिख के ना देखें। तो आप हाथ से प्रॉपर लिखो, इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। हर चीज़ मैंने सॉल्व कर दी तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद की तरफ से सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 2, इनको भी ट्राई करो। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन भी नेट के क्वेश्चन चल रहे हैं तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, ये वाला ऊपर वाला। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है साई ऑफ आर इज इक्वल टू ZF ऑफ आर, और इसने पूछा क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ L²। ठीक है, L² की आइगन वैल्यू होती क्या है, L+1 H²। ठीक है, इसका मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम पता लग गया, L की वैल्यू पता लग गई, तो मतलब क्वेश्चन खत्म है। L की वैल्यू कहाँ से लाए, इस वेव फंक्शन में कहीं L दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ पर इनडायरेक्टली L दिया हुआ है, कैसे, हमने क्या कहा था, Z क्या होता है, R cos θ F ऑफ R। ठीक है,
अब इस वेव फंक्शन में क्या आ गया, अब इस वेव फंक्शन में आ गया कोस थीटा। कोस थीटा हमें क्या बताता है, एल क्या होना चाहिए 1, तो एल स्क्वायर की ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी 2h कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा डी। ये दिमाग लगाना था बस। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, हल्का सा आपको पेन कॉपी चलानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गई, साई साई। ठीक है, ये निकाल दो। तो एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है, प्लस एल जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। ठीक है, तो एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर क्या हो गया, वो हो गया एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर। तो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल दें तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एल स्क्वेयर और एल जेड स्क्वेयर ये एक्ट करवाने हैं इस साई पर मतलब इन तीनों पर। ठीक है, उसके बाद आपको इसका जो ब्रा नोटेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो भी आइगन वैल्यूज आएगी उसको सॉल्व कर लेना। ये आप होमवर्क में कर लो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने वाला है। ठीक है, आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, इसी बहाने आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैंने ही सॉल्व करके दिए, तरीका मैंने बता दिया। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बैठ के मज़े से सॉल्व करो। ठीक है, एल स्क्वेयर क्या होगा, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर, और एल जेड क्या होता है, एम एल एच कट, तो इसका आ जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो एच कट स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा क्या, एल एल प्लस 1 माइनस एम एल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप मत भूल जाना कि हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, आइगन वैल्यू नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इसका एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड में क्या है, समेशन ऑफ वो आपको करना पड़ेगा ए एन पी एन। तो इन तीनों वेव फंक्शन के लिए अलग अलग क्या सॉल्व कर लो आप, अलग अलग आइगन वैल्यूज निकाल लो ए एन की। ठीक है, और फिर इसको प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो कोफिशिएंट्स है इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, हाँ या ना। ठीक है, तो जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से कर लो, मैं इस तरीके से प्रेफर करूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, थोड़ा सा करके बता ही देता हूँ। चलो मैं देखो, फर्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एल प्लस 1, एल क्या है यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 एम एल की वैल्यू एच कट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 माइनस 0, तो ये 2 एच कट स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 एच कट स्क्वायर। ये हमने तीनों की क्या निकाल ली, आइगन वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब पी एन प्रोबेबिलिटी में क्या है, इसके कोफिशिएंट्स। तो पहला है 3/5 मतलब 9/25 प्लस हमारे पास आ गया ये 1/5 मतलब 1/25 प्लस हमारे पास आ गया 15/25। तो ये क्या है 25/25 मतलब 1। तो इसका मतलब फंक्शन तो जी हमारा नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है तो अब क्या करो, अब ये बस आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 एच कट स्क्वायर, ये 1 आइगन वैल्यू, इसकी 2 आइगन वैल्यू, और फिर इसकी वापस से 1 आइगन वैल्यू। ठीक है, ये कर दो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 9/25 एच कट स्क्वायर प्लस 4/25 एच कट स्क्वायर। ठीक है, ए एन पी एन बस इनको मल्टीप्लाई करके समेशन कर रहा हूँ, प्लस हमारे पास 15/25 एच कट स्क्वायर। तो ये एच कट स्क्वायर अपॉन 25 ये तो आ गया कॉमन। ये बचा क्या हमारे पास 9 प्लस हमारे पास आ गया 4 नहीं सॉरी 2 था ना, 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये 9 + 2 11 प्लस 15 ये 26। तो ये क्या है 26/25 एच कट स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो बोलते बोलते मैंने सॉल्व कर ही दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, 2 क्वेश्चन है, होपफुली आप कर लोगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है।
अरे ये तो सेम ही रिपीट ही हो गया ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? एक सेकेंड, ये 2019 का है, ये 2013 का है, नहीं अलग अलग साल आया हुआ है, नेट में ही रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया अभी, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, 2h कट स्क्वायर आंसर आ जाएगा, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये देखो ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इज गिवन बाय एन जेड ई टू द पावर माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साई इज इक्वल टू एन जेड ई टू द पावर माइनस ये कुछ एल्फा आर स्क्वायर, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख लिया मैंने, थोड़ा लिखना कम पड़ेगा मेरे को। वेयर इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एन इज ए नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, इफ एल इज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर द आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड, एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, एल जेड की आइगन वैल्यू क्या होती है, एम एल एच कट। तो यहाँ से एल और एम एल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो वो कैसे निकालेंगे, एन की तो कोई दिक्कत नहीं है, एन तो एन पड़ा रहेगा, जेड क्या हो जाता है हमारे पास आर कोस थीटा और ई टू द पावर माइनस एल्फा आर स्क्वायर। तो ये कोस थीटा में क्या बता रहा है, ये कोस थीटा बता रहा है कि एल इज इक्वल टू 1 है और एम इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी 2h कट स्क्वायर और एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी 0। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ये आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, हाँ इतने ही थे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, होपफुली आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और थोड़ी वीडियो को भी रीच मिलेगी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।